ये फोरम अगेंस्ट करप्शन के नाम से, और आप हैरान होंगे फोरम अगेंस्ट करप्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि संजीव भूषण जी जो हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट में, इन्होंने और हमने मिलकर, मतलब जिसको ये क्रेडिबिलिटी का थोड़ा अगर शक है, हम बता दें कि हम लोगों की वजह से मैं पिटिशनर था और इन्होंने केस लड़े हैं। अगर कम से कम भी मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश को 700-800 करोड़ का हमने फायदा दिलाया है, जिसमें हिमालय इंटरनेशनल स्कूल है जो मतलब एक बैकडोर से बेनामी ट्रांजैक्शन से उसको हासिल किया गया था, वो अब सरकार के पास है। इसी तरह से एननडेल ग्राउंड, जो एननडेल ग्राउंड आज बहुत बातें हो रही है, वो एननडेल ग्राउंड इन्हीं की वजह से है आज कि वो मतलब सरकार के पास है। उसमें बड़ा पोर्शन जो प्राइवेट रियल एस्टेट माफिया जो उसको हासिल करना चाह रहा था, ग्रैब करना चाह रहा था, आज उसका बड़ा पोर्शन हमारी पिटीशन की वजह से ही वो आज मतलब जनता के पास है, या हम ये कहें सरकार के पास है। और तीसरा, 1000 बीघा की जो जमीन है, तभी मैं 600-700 करोड़ के आसपास से ज्यादा ही जाएगा, जो तारा देवी के पास है, अगेन बेनामी ट्रांजैक्शन, और उसमें एक ही नाम है, जो मिस्टर सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका भी पूरी जमीन जो है नाउ दैट लैंड वेस्ट विद द स्टेट। मतलब तो हमारे मतलब करप्शन और ये सब पे मतलब जिनको ये शक है कि हमारी क्या है, तो वो मैं उस पर रखना चाहता हूँ। आज की जो ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके माध्यम से हम लोग बात करना चाह रहे हैं, दरअसल वो जो पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, और ये भर्ती हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। और इसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये कमीशन, ये कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, इसमें कमीशन चाहिए, और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के लीडरशिप में उसमें और भी मेंबर हो, क्योंकि जिस स्केल की ये इसमें धांधली हुई है और इसमें जो किकबैक्स हुई है, जिसमें पैसे का भी बहुत सारा लेन देन है, ये मतलब, और इसमें क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, इसमें सिर्फ जो हमने नाम दिए हैं मौजूदा वाइस चांसलर और पिछले वाइस चांसलर, क्योंकि आरटीआई में बड़ी लंबे समय से आरटीआई में इंफॉर्मेशन हासिल की गई है, उसके माध्यम से हम लोग ये पूरा सब्सटेंटिव मतलब पूरा आपके सामने बात रख रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्कैम है, मतलब ये शायद हिमाचल में इतना बड़ा स्कैम, ये भर्ती से भी बड़ा स्कैम है, जिसमें 250 लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है। हम ये नहीं कह रहे सबकी ऐसे है, लेकिन बाय लार्ज 80% लोगों की जो भर्ती हुई है वो जो प्रिंसिपल है, नहीं तो प्रिंसिपल बनाओ ही मत, आप जीत कर आते हो, जैसे बहुत सारे विदेशों में भी ऐसा होता है, आप जीत कर आए तो अपने लोगों का भर्ती कर दो। लेकिन अगर आप जीत कर आए हो तो संविधान है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को इसमें पूरा वायलेट किया गया है, दरकिनार किया गया है। और वो प्रिंसिपल्स पे हमारे पास नाम भी हैं, क्योंकि नाम देना उचित नहीं रहेगा यहाँ इंडिविजुअल के नाम, क्या क्या नाम है, लेकिन हम कैटेगरी में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मतलब कुछ तो इतनी हास्यास्पद है जिसमें आप हैरान हो जाएंगे, मतलब उससे ज्यादा रिडिकुलस, अगर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उससे ज्यादा हास्यास्पद हमने आज तक नहीं देखा। उदाहरण के लिए मैं हालांकि उसको 1, 2, 3 से नहीं शुरू करता हूँ। उदाहरण के लिए जैसे हमारे, आप जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी होती है, ओके, तो ईडब्ल्यूएस में कौन आएगा, उसमें क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएंगे जिसकी इनकम कम है। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनको नौकरी भी मिल जाती है। तो मतलब ये क्या है, ये तो शैम है कंप्लीट, मतलब इसलिए इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए जो पहली बात हम इसमें कहेंगे कि अगर आप जो भर्ती का इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया था कि आपको भर्ती में, क्योंकि ये आप टीचर भी लगा रहे हो तब भी आपको कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इस भर्ती में ज़रूरी ये है कि आप मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, इसलिए रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्राइटेरिया हमने आपको लिख कर भी दिया है इसमें कि किस तरह से क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए था। जैसे उदाहरण के लिए पहली बात जो हम कह रहे हैं कि आपके पास या तो पीएचडी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, या नेट होना चाहिए, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपके पास नेट नहीं है तो 5 क्राइटेरिया हैं उसमें, जिन 5 क्राइटेरिया पर आपको 2009 में अगर आपने पीएचडी की है उस हिसाब से आपको होना चाहिए, जिसमें आपका पेपर पब्लिश होना, ये सारी बातें मैं उसमें ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ। और अगर आपने पीएचडी की है तो आपके जर्नल में छपा होना चाहिए, और साथ में आपकी इवैल्यूएशन जो है वो इवैल्यूएशन एक्सटर्नल एग्जामिनर से होनी चाहिए। ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, हमारी गाइडलाइंस नहीं। और हमने ये पाया है कि जो मेजॉरिटी भर्ती हुई है यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से, उस भर्ती में ये जो
2009 का जिसको पीएचडी का रिलैक्स करके, जिसके पास नेट नहीं है, जिसको वहां पर नौकरी दी गई है, उसमें से बड़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनके ये क्राइटेरिया पीएचडी में भी फुलफिल नहीं होता है। और वो इसलिए ये इंक्वायरी का है कि कैसे उनको मिल गया। अगर रिसर्च पेपर नहीं है तो उनको भर्ती कैसे किया, स्क्रीनिंग कमेटी क्या कर रही थी, इंटरव्यू कमेटी क्या कर रही थी, ये इसमें जो पहली बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अनुभव क्या है, और अनुभव में आपने मतलब कितना एक्सपीरियंस किया है, पढ़ाया कहाँ है, किस जगह पर ज़्यादा पढ़ाया है। तो इसमें बहुत सारी जगह पर ऐसा है जहाँ पर जो भर्ती हुए हैं लोग, मतलब ब्रेक है इन सर्विस, साथ में कुछ लोगों ने प्राइवेट में पढ़ाया है, कुछ लोगों ने तो मतलब दुकान में पढ़ाया है, मतलब दुकान में भी काम किया है। तो यूआईटी में वो ऐसे हैं जहां पर दुकान में काम किया है, वो भी एक्सपीरियंस काउंट करके उनको वहां पर मतलब दिया है। और एमटेक को लिया है, पीएचडी जो कंप्यूटर साइंसेज में, उनको बाहर किया गया है। हमने इसमें पूरी डिटेल दी है और पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मतलब ये बहुत बड़ी मात्रा में आरटीआई हमारे पास है जिसमें यह आया है। तो इसलिए मतलब इसमें जो कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब आपको जानते हैं, जैसे एक्सपीरियंस मान लीजिए 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो 7 साल के अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में जब घूमने गए हैं वो भी आपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा कर दिया है। तो मतलब वो क्या है, मतलब ये तो हैरानी की बात है किस तरह से आप इसको कर रहे हो। और फिर इसमें है कि आपने जैसे जो पोस्ट है, अब आप सेब के साथ ही तोल सकते हैं ना, आप उसको अंगूर के साथ तो नहीं तोल सकते। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट है, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपकी जो एकेडमिक कमिटी है वहाँ की, वो कह रही है हमारे को ज़रूरत है, तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार का करीबी आदमी आपका फिजिकल एजुकेशन में है, बायोटेक्नोलॉजी में क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो आपने पोस्ट ट्रांसफर कर दी है। मतलब लोगों को ट्रांसफर होते देखा था, लेकिन पोस्ट ही ट्रांसफर कर दी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट आप उठाकर ले गए हो फिजिकल एजुकेशन में, तो ब्लेटेंट वायोलेशन है। और मैंने ईडब्ल्यूएस का तो आपको कही कहा कि कैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, मतलब ये तो हैरानी की बात होगी, यूनिवर्सिटी में भी अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले पढ़ा रहे हैं जो खुद पहले नौकरी कर रहे हैं, तो वो कब तक वीकर सेक्शन रहेंगे, ये तो थोड़ा पूछना पड़ेगा सरकार से क्या हालत है। और फिर है इसमें जो कि एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी स्टैच्यूट से बनती है, उसका एक ऑर्डिनेंस है और उसका एक एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से उसका कानून चलता है। और उस एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सुप्रीम है, मतलब उसी को ही डिसीजन लेना है। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूरी पावर को वाइस चांसलर अपने पास लेकर, सुबह आप इंटरव्यू कर रहे हो और शाम को आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो। तो इतनी तेजी से ये क्या, मतलब क्या करना चाह रहे थे, बेसिकली अपने लोगों को रिक्रूट करने के लिए, अपने लोगों को मतलब जिन जो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं उनको वहां पर रखने के लिए। और फिर मैंने जैसे यूआईटी का आपको कहा है, उसमें जो दुकान में पढ़ाने वाले लोग थे उनको भी वहां पर रख दिया गया है। और फिर है जो बहुत हैरानी की बात है कि मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई है, अब लिस्ट बनाई है जिसमें आपके पीएचडी के कुछ मार्क्स हैं और कुछ मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू में उसके कमेंसुरेट मार्क्स होने चाहिए। मान लीजिए पीएचडी के मार्क्स हैं 70, तो इंटरव्यू में आपको 70% मिलने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि इंटरव्यू में जो है वो रिवर्स कर दिया है, तो पहले 40 जो टॉप में हैं उनको नीचे कर दिया गया है और बॉटम जो 40 है उनको ऊपर लेकर ऐसे रिक्रूटमेंट किए। मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पर यहाँ पर इसमें वायोलेशन हुई है। और लास्ट में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल बेनिफिट देने की। और फाइनेंशियल बेनिफिट भी क्या दिए हैं कि जो लोग मतलब कहीं और सर्विस कर रहे थे, विश्वविद्यालय में आ गए और विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि हमारी वो वाला भी बैक जो एरियर है, एरियर मिलने चाहिए। लाखों रुपए के एरियर वहां पर इस तरह से लोगों का जो पैसा है, स्टूडेंट्स का पैसा है और लोगों का पैसा है, वो कुछ लोगों को वहां पर पैसा उस तरह से ट्रांसफर किया गया है। तो इसमें जो मिली भगत है वो मिली भगत सिर्फ वाइस चांसलर की नहीं है, ऑफकोर्स वो तो हेड है, उनकी वजह से तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मिली भगत है वहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनको इन्फ्लुएंस किया। ये जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अनुभव के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनकी मिली भगत है। तो ये सारी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने पुलिस की जो भर्ती घोटाला देखा था ना, पुलिस का भर्ती घोटाला इसके आगे मतलब कंचा भी नहीं है जिस तरह से ये घोटाला हुआ। ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये विश्वविद्यालय में आने वाली जनरेशन को पढ़ाने के लिए है। अगर आप वहाँ पर मतलब
इस तरह से लोगों को भर्ती करते हो जो खुद ही फ्रॉड करके वहां पर ला रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ऐसे विश्वविद्यालय से, कैसे आप प्रोडक्ट निकालोगे? तो मुझे लगता है कि ये उस इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है। और संजीव भूषण जी हैं हमारे साथ, जगमोहन ठाकुर जी हैं जो कि हमारे एजी ऑफिस से रिटायर हुए हैं, और साथ में हमारे अकाउंट से जो हैं पंवर साहब हैं, जगदीप पंवर जी। तो इसलिए हम लोग ये करना चाह रहे थे। मुझे लगता है कुछ भूषण जी इसमें ऐड करना चाहेंगे और फिर हम आपके क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। मैंने नाम इसलिए दिए, सबके यहाँ पर पड़े हैं हमारे पास, एक एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन नाम देना उचित नहीं है क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंक्वायरी। अभी टिकेंद्र ने थोड़ा जो भी ब्रीफ में इस चीज़ को रखा, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज़ें सप्लीमेंट करना चाहूँगा। पहली चीज़, ये जो फोरम अगेंस्ट करप्शन बनाया गया और उसमें मुझे भी शामिल किया गया, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मौजूदा सरकार में, क्योंकि आज विश्वविद्यालय का इशू जो है वो टच किया गया है, लेकिन इसके अलावा दूसरे इशू भी ये फोरम टच करेगा जहां जहां पर करप्शन और हम अपने शहर में देख रहे हैं। विश्वविद्यालय का जहां तक इशू है, मैं ये बात कह रहा हूं कि आज इस फोरम अगेंस्ट करप्शन से ये त्रुटियां, ये कमियां, और जो ये बताया गया कि लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें सारे मानदंडों को, रूल्स को, रेगुलेशन को, मेरिट को सेक्रीफाइस किया गया, और यही नहीं रुके, अभी इतनी जल्दी है, अब जल्दी वो जाने, वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज जाने की क्या जल्दी है कि एक और 200-250 रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस शुरू कर दिया और उसको भी उसी तेजी से कल्मिनेट करना चाहते हैं। यहां पर विषय दो है। पहला विषय ये कि जो ये मांग की जा रही है, अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने और इस सरकार ने ये भर्तियां सही की हैं तो उन्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए इसकी एक कमीशन से इंक्वायरी करवाने का। मांग क्या है कि एक कमीशन बैठाया जाए जिसमें एकेडमिशियंस हो, कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, जो इन पूरी भर्तियों की जांच करे, और अगर ये बिल्कुल सही है तो इनको इस बात में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण और है, विश्वविद्यालय जो है एक्टिंग वाइस चांसलर चला रहे हैं। ये एक्टिंग वाइस चांसलर को इतनी जल्दी क्या है ये सारी रिक्रूटमेंट करने की, और रिक्रूटमेंट में जैसा कि बताया गया कि इतनी तेजी है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक भी उन फैसलों को वो नहीं ले जाना चाहते, सीधे तौर पर इंटरव्यू, रिजल्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस में जितना प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है उस सबको बाईपास कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल मैं यहीं पर साथ साथ बोल दूंगा, आप कहेंगे कि इन चीजों को कोर्ट में, कचहरी में वहां क्यों नहीं चैलेंज किया जाए? ये सवाल बहुत सीधा है। जिस तरह से एक डर का माहौल बनाया गया, अभी टिकेंद्र ने बोला कि एक विभाग से प्रोफेसर की पोस्ट ट्रांसफर कर दी दूसरे विभाग में, की भी किससे? एक विभाग है साइंसेज का, प्रोफेसर की पोस्ट दे दी फिजिकल एजुकेशन में, और जो साइंसेज का डिपार्टमेंट था उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी लिख दी कि जनाब हमें तो प्रोफेसर की जरूरत है, हमने तो बच्चे पढ़ाने हैं, और आपने ये ट्रांसफर जो है आप ना कर सकते थे, आपने ठीक नहीं की। उस प्रोफेसर को शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप अथॉरिटीज के फैसले के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब बताओ ऐसे में कौन चैलेंज करेगा? जब आप इस तरह से डराएंगे, मैं एक आपका एग्जांपल देता हूं, मान लो जर्नलिज्म में एक पोस्ट आ गई, आप में से भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया, आपने मास्टर्स किया होगा, बैचलर किया होगा, किसी को एक को भर्ती कर दिया जाएगा, वो बेचारा हमेशा डरेगा कि यार अगली बार पोस्ट आएगी, मेरे को अगली बार भी नहीं रखेंगे। और ये डर जो है ये, और तीसरा एडवांटेज का है कह रहे हैं टेक्निकलिटीज का। लेकिन एक बात साफ है, अगर, क्योंकि एक संगठन ने एक आरटीआई भी लिया, उस आरटीआई से बहुत सी चीजें निकल के आई हैं, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है इनके पास कि मैं एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक मार्क्स का सिस्टम है जो क्या नाम के यूजीसी के रेगुलेशन में बना है, उसमें जिस आदमी के 90 नंबर होते हैं वो इनके इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होता, जिसके 45 होते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है। इसको मेरिट सेक्रीफाइस करना नहीं बोलेंगे तो और क्या है?
और ये एक जगह नहीं, ये तकरीबन हर जगह होता है। इसका मतलब जो एकेडमिकली अच्छा कर रहा है, जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिसकी पब्लिकेशंस अच्छी हैं, इसका मतलब इस विश्वविद्यालय में उन लोगों को काबिल नहीं समझा जाएगा पढ़ाई के और पढ़ाने के। ये जो अभी मैं फिर ये बोलूंगा कि हम ये जो इंडिविजुअल एग्जांपल्स हैं ये नहीं देंगे, और वो इसलिए नहीं देंगे कि शायद ये अगर कहीं आगे किसी तरह का कोई एक्शन लेना होगा उसमें भी बाधा होगी, और ये देना उचित भी नहीं होगा जब हम एक मांग कर रहे हैं कि ये सारी भर्तियों की एक न्यायिक जांच करवाई जाए, एक एक डिपार्टमेंट की। क्यों उस न्यायिक जांच से आएगा कि आपने 3 पोस्टों के लिए 30 लोग शॉर्टलिस्ट किए, 30 लोगों में जो टॉप वाले 10-15 थे वो नहीं आते हैं, जो नीचे वाले हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और वो एक में नहीं सब डिपार्टमेंट में होता है। और हमारी दूसरी बात मांग ये है कि अभी जो ये दूसरी भर्तियां कर रहे हैं वो उस पर इमीडिएटली रोक लगाएं, क्योंकि जब एक प्रश्न चिन्ह लग गया है किसी भी डेमोक्रेसी में, ये जरूरी हो जाता है कि अथॉरिटीज नीट क्लीन सामने आए और बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस डर के माहौल से एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को और पैसे का लेन देन हो रहा है, उसकी भी पूरी आशंका है, क्योंकि आएगा कब सच सामने, जब उसकी इंक्वायरी होगी कि क्यों हर डिपार्टमेंट में आपने, हर रिक्रूटमेंट में आपने जो मेरिटोरियस लोग थे वो नहीं किए, दूसरे कर दिए। तो ये एक पैटर्न है। अगर कोई आइसोलेटेड केस होता तो मान लिया जाता कि जी एकेडमिकली तो बहुत अच्छा था, इंटरव्यू कमेटी को लगा कि ना ये पढ़ाने लायक नहीं है, इसकी डिलीवरी नहीं है, इसका पर्सनैलिटी नहीं है, पर ये क्या हर केस में? तब तो ये करना पड़ेगा कि ये जो मेरिट का जो पूरा तरीका है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, रिसर्च पेपर्स हैं, पढ़ाई में जो लिए हुए नंबर है, उनको तो दरकिनारी कर देना चाहिए। और कर करा के अब जो एक एग्जांपल आ रहा है, लोग बोलते हैं जी चपरासी की नौकरी लगना तो मुश्किल होगा, क्लर्क की नौकरी लगना तो मुश्किल होगा, कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा। आप थोड़ी सी वो कर लो, एमए कर लो, जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में सबसे आसानी से लग सकते हो, वहां कोई मेरिट नहीं चलती है। वहां तो आपके पास एक तरीका होना चाहिए, और 5 आदमी आपको सिलेक्ट करके उसी दिन सुबह बुलाएंगे, दिन में सिलेक्ट करेंगे, शाम को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। सो कोई तरीका नहीं। और ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये कई जनरेशन से खेलेंगे। जो ये टीचर आएंगे, जो ये नाकाबिल टीचर आएंगे, ये अगली 30 जनरेशन, कहां किन के बच्चे पढ़ने, आपके भाई बहन पढ़ेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। और क्या वजह है कि विश्वविद्यालय का स्तर जो है, जो वो एक इनकी रैंकिंग होती है, उसमें नीचे जाता जा रहा है? ये वजह है कि वहां पर फैकल्टी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब ये विश्वविद्यालय बना था, डॉक्टर परमार वाइस चांसलर मुख्यमंत्री थे, सबसे बेटर स्केल इस यूनिवर्सिटी में दिए, और पूरे हिंदुस्तान के बढ़िया प्रोफेसर जो है आए और यहां पर ज्वाइन किए। क्यों ये यूनिवर्सिटी एक टाइम तक ए ग्रेड रही? क्योंकि फैकल्टी बहुत बढ़िया थी, बहुत बड़े बड़े नाम थे। लेकिन अब जो है ये मेरिट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है सामने आ रहा है। तो ये भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये करप्शन सिंपल ये नहीं है कि किसी ठेकेदार ने एक डंगा गिराया, गिर गया, उसको तो दोबारा लगा देंगे, नुकसान हो गया जी चलो कर्म के 1-2 करोड़ का। यहां तो आप जनरेशंस का नुकसान कर रहे हैं, और ये जनरेशंस का नुकसान किसी पैसे से भी नहीं भरा जा सकता होगा। और अकेला विश्वविद्यालय अगर इस प्रदेश का इस हालात में पहुंचेगा, ये हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इसलिए जरूरी है, अगर ये साफ है तो ये खुद एक न्यायिक जांच के लिए अपने आप को ऑफर करें, और तब तक अगली कोई भर्ती ना करें। इस पे एक ही लास्ट में बोलना चाहूँ, जर्नलिज्म की बात थी, आपकी फील्ड से एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो केस ये है कि 2004 से वो लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी में भर्ती भी हो गई है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन 2008 में होती है। ठीक है, मतलब एक जहां भी नेट तो छोड़ ही दीजिए आप, और पीएचडी 2018 में होती है, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब से मिलता है? 2004 से। तो ये एग्जाम्पल है। क्या है? तो कौन देख रहा है? या कोई आंखें बंद करके देख रहा है, कोई रजिस्ट्रार बैठा है, या फिर पैसे का लेन देन हो? क्या है? चलिए, अब आपको कोई है तो सवाल, ठीक है, नहीं तो चलो बाइट ही करते हैं। हो नहीं कमीशन ही बनाएंगे, मतलब लगता नहीं कि गवर्नमेंट कमीशन बनाएगी।